हेलो विद्यार्थी मित्रों, ज्ञान गंगा ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 12 का इकोनॉमिक्स में चौथा चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है बैंकिंग और मौद्रिक नीति। अर्थात बैंक का उद्भव कैसे हुआ, बैंक का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है और मौद्रिक नीति क्या है। तो सबसे पहले हम प्रस्तावना देखेंगे। हम सभी आज बैंक शब्द से परिचित हैं, मतलब बैंक को हम सब लोग जानते हैं। हमने अपने घर की बचतों को बैंक में सावधि जमा योजना में या बचत खाते में जमा किया होगा। हम में से कुछ विद्यार्थियों के अभिभावकों ने व्यवसाय के लेन देन हेतु बैंक में खाता भी खुलवाया होगा। तो कुछ अभिभावक रसोई गैस की सब्सिडी बैंक के खाते द्वारा प्राप्त करते होंगे। आपको इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी होगी। अपने स्कूल की फीस बैंक के चेक द्वारा भी भरी होगी, या फिर घर में टीवी, रेफ्रिजरेटर इत्यादि वस्तुएं खरीदने के लिए बैंक से मुद्रा निकाली होगी। हम में से कुछ लोगों के अभिभावकों ने घर खरीदने के लिए बैंक से ऋण लिया होगा। इस प्रकार आधुनिक युग में हमारे सभी के मौद्रिक व्यवहार बैंक द्वारा होते हैं। तो इस प्रकरण में हम सभी बैंकों के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि बैंक का उद्भव कैसे हुआ है और उसका क्या अर्थ होता है। अंग्रेजी में बैंक शब्द का अर्थ जत्था या समूह होता है। संस्कृत भाषा में बैंक शब्द का मीनिंग होता है भांड, जिसका अर्थ है पूंजी का जत्था। ऐसा जत्था हो सकता है और इसी शब्द से भंडार शब्द बना है। अंग्रेजी में बैंक शब्द फ्रांस और इटली के शब्द बैंक और बैंक पर से लिए गए हैं। यूरोप में प्राचीन काल में सराफ बेंच पर बैठकर मुद्रा का लेन देन और अलग अलग प्रदेशों में मुद्रा की अदला बदली करते थे। इस प्रकार बेंच पर मुद्रा के भंडार अर्थात जत्थे की अदला बदली होती थी, जिससे बैंक शब्द अंग्रेजी में उपयोग होने लगा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि बैंक शब्द मुद्रा के भंडार से संबंधित है। विश्व की सर्वप्रथम बैंक के रूप में स्पेन में सन 1401 में स्थापित बैंक ऑफ बार्सिलोना मानी जाती है। जब से मुद्रा को चलन के रूप में स्वीकृति प्राप्त हुई, तब से मुद्रा का कार्य विनिमय के माध्यम और मूल्य के मापदंड तक मर्यादित न रहकर मूल्य के संग्राहक के रूप में उसमें भविष्य के सौदेबाजी का भुगतान या विलंबित भुगतान के साधन के रूप में भी स्वीकृत हुआ। मुद्रा के कार्य बढ़ने से मुद्रा के मूल्य की देखरेख का प्रश्न उत्पन्न हुआ। संक्षेप में, मुद्रा आधारित अर्थव्यवस्था में मुद्रा की सुरक्षा एवं उसके आवागमन तथा उसके मूल्य की देखरेख के लिए किसी संस्था की आवश्यकता पड़ी, जिससे यह कार्य बैंक द्वारा किया जाता है। अभी हम देखते हैं बैंक का अर्थ। बैंकिंग की सेवा प्रदान करने वाली संस्था अर्थात बैंक, अर्थात ऐसी संस्था जो बैंक का कार्य करती है, वो क्या कहलाती है? बैंक। जैसे कि मांगे जाने पर उतनी मुद्रा वापस लौटाने की शर्त पर ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से बचत एकत्र करने वाली संस्था को बैंक कहते हैं। बैंक अर्थात लाभ के उद्देश्य से कार्य करने वाली ऐसी धंधाकीय संस्था जो प्रजा की बचतों को जमा पूंजी के रूप में स्वीकार करे और बदले में ब्याज प्रदान करे तथा उनकी जमा पूंजी को सुरक्षित रखे और उनकी जमा पूंजी में से लोगों की आवश्यकता अनुसार उन्हें ऋण प्रदान करे। साथ ही साथ लोन की रकम पर ब्याज वसूल करे और अतिरिक्त मुद्रा को देश के विकास हेतु अलग अलग क्षेत्रों में निवेश भी करे। तो ये क्या हुआ? बैंक का अर्थ हुआ। संक्षेप में अर्थतंत्र में बैंकों द्वारा मुद्रा का आवागमन होता है। मुद्रा पड़ी रहे अर्थात
उसकी एक प्रवृत्ति में से दूसरी प्रवृत्ति में निरंतर आवागमन न होता हो तो बैंक में पड़ी मुद्रा के भंडार का मूल्य भविष्य में कम होता जाता है। गतिशील मुद्रा का मूल्य बढ़ता रहता है। आगे देखेंगे हम बैंकों का वर्गीकरण अर्थात मुख्य प्रकार। सामान्य रूप से बैंक के दो प्रकार होते हैं, एक तो वाणिज्यिक या व्यापारिक बैंक और सेकंड है मध्यस्थ बैंक। तो सबसे पहले हम देखेंगे वाणिज्य या व्यापारिक बैंक। भारत में 1949 की बैंकिंग कंपनी अधिनियम के अनुसार व्यापारिक बैंक अर्थात ऐसी संस्था जो बैंकिंग से संबंधित व्यवहार करे अर्थात देश में निवेश बढ़ाने के लिए प्रजा की जमा रकम स्वीकार करे और ग्राहक ज़रूरत पड़ने पर उसे चेक, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर इत्यादि द्वारा निकाल कर वापस प्राप्त कर सके। व्यापारिक बैंक व्यावसायिक इकाई है और मुनाफे के लिए कार्य करती है। प्रजा अपनी बचतों को ऐसे बैंकों में जमा करती है जिसे बैंक जमा रकम के रूप में सुरक्षित रखती है और उस जमा रकम को बैंक अन्य कार्यों में लगाती है। एक प्रकार से बैंक प्रजा के पैसे को अन्य आर्थिक प्रवृत्तियों में उपयोग करती है। बैंक क्या करती है? प्रजा के ही पैसों को और दूसरी कई आर्थिक प्रवृत्तियां हैं उनमें उपयोग करती है और प्रजा को उसकी जमा रकम के बदले में क्या चुकाती है? ब्याज चुकाती है। जमा रकम को बैंक किसी भी क्षेत्र में निवेश कर सकती है, जैसे कृषि या उद्योग के विकास के लिए उपयोग कर सकती है या फिर सरकार की जामीनगिरियां खरीदने के लिए, अथवा जिन लोगों को पैसे की ज़रूरत हो उन लोगों को लोन दे सकती है। निवेश करने पर बैंकों का मुनाफा या आय प्राप्त होती है और लोन के बदले में बैंक ब्याज वसूल करके कमाई करती है। बैंक क्या करती है? ऋण अगर हमें देती है तो उसके बदले में हमसे क्या करती है? ब्याज के रूप में वसूल करती है, तो वही उसकी कमाई होती है। जमा रकम स्वीकार करने के लिए जो ब्याज की दर बैंक देती है उसकी तुलना में लोन देकर ऊंची ब्याज की दर वसूल करके मुनाफा कमाती है। इस प्रकार बैंक व्यापारिक संस्था है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो बैंक मुद्रा का आवागमन करके लाभ कमाने के लिए व्यवसाय करती है, जिससे उन्हें व्यापारिक बैंक कहते हैं। आपने देखा होगा यदि हम बैंक में जमा करते हैं किसी प्रकार की राशि तो हमें कम ब्याज मतलब कम प्रतिशत की दर से ब्याज प्राप्त होता है, लेकिन यदि हम बैंक से ऋण लेते हैं तो हमसे अधिक ब्याज की दर से क्या किया जाता है? रुपए वसूल किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यदि बैंक कमाएगी नहीं तो रुपयों का लेन देन कैसे होगा? बैंक यदि लाभ ही नहीं कमाएगी तो उसके द्वारा किया गया कार्य किसी काम का नहीं। ठीक इसी प्रकार अभी हम देखते हैं व्यापारिक बैंक के क्या कार्य हैं। तो व्यापारिक बैंक के मुख्य कार्य हैं, नंबर 1 है जमा राशि स्वीकार करना। बैंक क्या काम करती है? जमा राशि मतलब कि जो लोग हैं उनके पास जो बचत के रूप में राशि पड़ी है, लोग क्या करते हैं? बैंक में जाके जमा करके आते हैं, तो उस चीज़ को वह स्वीकार करती है। देखिए, प्रजा के पास से उनकी बचतों को बैंक स्वीकार करती है और उनकी जमा रकम को सुरक्षित रखती है। प्रजा की बचतों को अपने पास रखकर उस पर ब्याज चुकाती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जमा रकम के रूप में प्रजा बैंक को ऋण प्रदान करती है, जिसके बदले में बैंक क्या करती है? प्रजा को ब्याज चुकाती है। जमा रकम मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट है चालू खाता की जमा रकम। यह खाता व्यवसाय, इकाई या व्यक्ति के नाम पर खोला जाता है, जिसमें रखी जाने वाली रकम सभी प्रकार की जमा रकम की तुलना में अधिक तरल होती है। व्यवसाय या व्यापार के लिए दिन में चाहे जितनी बार रकम निकाल सकते हैं। इन खातेदारों को चेकबुक प्राप्त होती है, परंतु ब्याज प्राप्त नहीं होता है, बल्कि बैंक उनके पास से निश्चित प्रकार का सर्विस चार्ज वसूल करती है। इस खाते में जमा रकम की तुलना में
अतिरिक्त निकासी भी व्यवसाय के लिए नियमानुसार की जा सकती है। सेकंड है बचत खाता की जमा रकम। इस खाते में व्यक्ति अपनी अल्पकालीन बचत रखते हैं। जब पैसा वापस चाहिए तो चेकबुक द्वारा निकाल सकते हैं और ऐसी जमा रकम पर ब्याज भी मिलता है। वर्तमान समय में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि द्वारा भी बचत खाते से मुद्रा निकाली जा सकती है। इस प्रकार के खाते में निकासी से संबंधित कानून प्रत्येक बैंक निर्धारित करती है। थर्ड है रिकरिंग आवर्ती खाता या रिकरिंग जमा खाता। तो देखते हैं इसमें क्या है। रिकरिंग खाते की जमा राशि भी बचत खाते का एक प्रकार है। जो व्यक्ति एक साथ बचत करने की इच्छा न रखते हो या बचत करने में असक्षम हो, ऐसे व्यक्ति प्रति माह कुछ समय अवधि के दौरान एक निश्चित राशि इस खाते में जमा करवाते हैं। इस प्रकार व्यक्ति की जमा राशि बढ़ती जाती है और जमा राशि पर उसे क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। ऐसी जमा राशि को क्या कहा जाता है, रिकरिंग जमा राशि कहते हैं। यदि किसी माह राशि जमा न करवाई जाए तो ब्याज के नुकसान के साथ क्या करना होता है, दंड भी भरना होता है। क्यों? क्योंकि इसमें राशि और समय अवधि फिक्स होती है। इस दौरान आपको रकम पे करनी होती है। अगला है सावधि जमा। इसमें जमा रकम को एक निश्चित समय के लिए रखा जाता है। इस जमा रकम पर बैंक सबसे अधिक ब्याज चुकाती है। जब दीर्घकाल के लिए व्यक्ति बचत करने की इच्छा रखता हो तब इस खाते में जमा रकम रखी जाती है और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त निकासी प्राप्त कर सकता है। सेकंड कार्य है बैंक का ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाना। बैंक क्या करती है, ऋण उपलब्ध करवाती है। देखो कैसे करती है। अर्थतंत्र में व्यापार या व्यवसाय या निजी कारणों के लिए निवेशकर्ता, किसानों तथा अन्य वर्ग के लोगों को मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है, तब वे बैंकों से ऋण लेते हैं। बैंक ब्याज लेकर विविध प्रकार का ऋण उन्हें प्रदान करती है। समय के संदर्भ में ऋण अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन होते हैं। अल्पकालीन ऋण अर्थात 1 वर्ष तक, मध्य अवधि का ऋण 1 से 5 वर्ष तक और दीर्घकालीन ऋण 5 से 15 वर्ष तक का हो सकता है। परंतु इस प्रमाण में कोई निर्धारित समय काल नहीं होता। विविध प्रवृत्तियों के अनुसार अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन समय निश्चित होता है। बल्कि ऋण के उद्देश्य के संदर्भ में ऋण निजी उद्देश्य के लिए, कृषि के लिए या व्यावसायिक हेतु हो सकता है। तो इस प्रकार बैंक क्या करती है कि अल्प समय के लिए या थोड़े समय के लिए या लंबे समय के लिए ऋण क्या करती है, उपलब्ध करवाती है। अगला बैंक का कार्य है भुगतान एवं निकासी की सुविधा करने का कार्य। बैंक ग्राहकों को सरलता से मुद्रा का भुगतान एवं निकासी की सुविधा विविध प्रकार से पूरी करती है, जिसमें चेक, निकासी फॉर्म, ड्राफ्ट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग इत्यादि की सुविधा का समावेश होता है। बैंक क्या करती है कि मुद्रा का लेन देन करने के लिए या मुद्रा को निकालने के लिए क्या करती है, ये इस प्रकार के कार्ड की सुविधा देती है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और एटीएम कार्ड, या फिर इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध करवाती है। नेक्स्ट कार्य है बैंक का साख सृजन का कार्य। मुद्रा की पूर्ति मुद्रा की मांग के अनुरूप रहे, इसके लिए बैंक साख सृजन का कार्य करती है। साख सृजन द्वारा प्रवर्तमान मुद्रा के भंडार में से नई मुद्रा का सृजन होता है, अर्थात मुद्रा की पूर्ति होती है। जब साख सृजन की प्रवृत्ति बढ़ती है तब मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है। जब साख सृजन की प्रवृत्ति घटती है तब मुद्रा की आपूर्ति घटती है। बैंक जब अपनी प्राथमिक जमा राशि में से ऋण प्रदान करती है तब ऋण का चेक भुनाने के लिए
लोन लेने वाले व्यक्ति के नाम का खाता उस बैंक में या अन्य बैंक में खुलवाती है। यह चेक जमा होने पर नए खाते में उतना रुपया जमा होता है। इस व्युत्पन्न जमा राशि में से उस प्रमाण में तीसरे व्यक्ति को लोन प्राप्त होता है, नया खाता खुलता है और नई जमा रकम रजिस्टर्ड होती है। इस प्रकार एक जमा राशि में से अनेक जमा राशि क्या होती है? सर्जित होती है। दूसरी तरफ प्रत्येक लोन प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपने खाते में जमा हुई ऋण की रकम को निकालकर उपयोग करता है, तब अर्थतंत्र में मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है। जमा राशि की पूरी रकम जितना ऋण कोई भी बैंक नियमानुसार नहीं दे सकती। प्रत्येक जमा राशि का निश्चित प्रतिशत रकम आरक्षित करके बाकी की रकम में से ऋण प्रदान किया जाता है, जिसे नकद रक्षित कोष का प्रमाण कहते हैं। माना कि प्राथमिक जमा राशि 1000 रुपये है और नकद रक्षित कोष का प्रमाण नियमानुसार 20% हो, तो बैंक 1000 का 20% जितना साख सृजन रुपये 1000 की जमा राशि में से करेगी। अर्थात 1000 रुपये की प्राथमिक जमा राशि में से 5000 जितना साख सृजन होगा। दूसरे शब्दों में बैंकिंग व्यवस्था में से 1000 रुपये की मुद्रा भंडार में से 5000 रुपये की पूर्ति होगी। इस प्रकार 4000 जितना नई मुद्रा का सृजन होगा, जिसे नीचे तालिका में दिया गया है उदाहरण के द्वारा। देखिए, यह दिया है ABC। तो ए देखिए जमा राशि कितनी है? 1000। उसमें नगद रक्षित कोष कितना है? 20% की दर से 200 रुपये। तो नया ऋण कितना हुआ? रुपये में 800। बी का दिया है 800 है, तो 20% 160 रुपये रक्षित कोष हुआ। फिर नया ऋण कितना हुआ? 640 रुपये। इसी प्रकार से साख सृजन प्राथमिक जमा राशि, साख सृजन बराबर प्राथमिक जमा राशि गुणा 1/, नगद रक्षित कोष का प्रमाण। यदि चालू खाता धारक उनके खाते में जमा रकम से अधिक रकम निकालते हैं तो उसे अतिरिक्त निकासी मतलब ओवरड्राफ्ट कहते हैं। इस प्रकार की निकासी से भी साख सृजन होता है। बैंक का अगला कार्य है आंतरिक बैंकिंग व्यवहार करना। बैंक एक बैंक से दूसरे बैंक को अल्पकालीन या दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है। मतलब कुछ समय के लिए या लंबे समय के लिए एक बैंक दूसरे बैंक को क्या करती है? ऋण उपलब्ध करवाती है। अल्पकालीन ऋण एक बैंक दूसरे बैंक को मध्यस्थ बैंक द्वारा प्रदान करती है और इसे कॉल मनी कहते हैं, और उस पर प्राप्त ब्याज दर को कॉल मनी रेट कहा जाता है। ये चीज़ मैंने आपको BA के चैप्टर में बता दी है। अभी हम देखेंगे व्यापारिक बैंक के गौण कार्य कौन कौन से होते हैं। ये तो जो है वो कौन से कार्य हो गए? मुख्य कार्य हो गए। अभी हम देखेंगे गौण कार्य। तो पहला है व्यापारिक बैंक के गौण कार्य में ग्राहकों के एजेंट के रूप में उपयोगी सेवाएं प्रदान करना। बैंक क्या करती है? ग्राहकों को एजेंट के रूप में सेवाएं प्रदान करती है। बैंक अपने ग्राहकों को विविध सेवाएं देती है, जैसे आयातकर्ता हो या निर्यातकर्ता को साख प्रमाण पत्र देते हैं। कुछ आर्थिक प्रवृत्तियों के लिए गारंटी प्रदान करते हैं। कुछ बैंकें कर के चलन, बीमा का प्रीमियम भरने इत्यादि की सुविधाएं भी ग्राहकों को देती हैं। ग्राहकों की कीमती वस्तुएं जैसे कि जेवर, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स इत्यादि को सुरक्षित रखने के लिए बैंक क्या करती है? सेफ डिपॉजिट वॉल्ट मतलब कि लॉकर की सुविधा किराए पर अपने ग्राहकों को प्रदान करती है। अत्यंत सूक्ष्म आर्थिक प्रवृत्तियों के लिए निश्चित वर्ग को सूक्ष्म ऋण माइक्रो फाइनेंस प्रदान करता है। व्यवसाय में या व्यक्तिगत सौदों में भुगतान के मामलों में विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए बैंक ड्राफ्ट अथवा पे ऑर्डर की सुविधा भी प्रदान करती है।
कि बैंकर्स चेक मतलब बैंक स्वीकार की गई रकम के बदले में जो चेक देता है उसे क्या कहा जाता है? पे ऑर्डर कहते हैं। अगला गौण कार्य है बैंक का परिवर्तनशील समय के साथ आधुनिक सेवाएं प्रदान करना। बैंकों की संकल्पना एवं कार्य पद्धति समय के साथ सतत बदलती रही है। बैंकिंग कार्यों में निरंतर नवीनीकरण होता रहा है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी के उपयोग के कारण इसमें हर बार नवीनता देखने को मिलती है। आज के समय में चलन या चेक उपयोग किए बिना एक बैंक खाते में से किसी अन्य बैंक के ग्राहक के खाते में मुद्रा के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र के लिए NEFT तथा RTGS जैसी सुविधा उपलब्ध करवाई है। NEFT अर्थात मैं पहले ये चीज़ें बता चुकी हूँ। NEFT अर्थात नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र और RTGS अर्थात रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट दोनों CORE बैंकिंग के कारण संभव हुई है। अर्थात सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज के कारण ये सारी चीज़ें क्या हुई है? संभव हुई है। इंटरनेट बैंकिंग तथा मोबाइल फ़ोन के बैंकिंग ऐप द्वारा ग्राहक क्या करते हैं? अपने खाते की सभी जानकारी कंप्यूटर अथवा मोबाइल फ़ोन पर प्राप्त कर सकता है, वस्तुओं की खरीदी कर सकता है और टिकट का बुकिंग भी करवा सकता है। बैंक डीमेट खाता की सुविधा भी प्रदान करती है। अब डीमेट खाता क्या होता है? डीमेट खाता अर्थात शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, जामीनगिरी इत्यादि को भौतिक स्वरूप में सुरक्षित रखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक खाता होता है, जिससे ऐसा खाता धारक अपने शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में सुरक्षित कर सकते हैं। तो इसे देखो, अपने बॉन्ड, अपने शेयर या डिबेंचर इन सभी चीज़ों को इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में सुरक्षित रखने के लिए ही डीमेट खाता खोला जाता है। तो यह इतना आपने बैंक के कार्य तक देख लिया है। नेक्स्ट अगले वीडियो में आपको बताती हूँ।